क्लब वाली कॉमेडी जो होती है जिनमें गालियां चल रही हैं, उनकी कितनी ऑडियंस है? 20-50, 100 मैक्सिमम। कभी किसी की बहुत किस्मत खुल गई तो 200 लोग सुनने आते हैं। हम जब करते हैं कवि सम्मेलन, आप कोटा दशहरा मेला में आओ, 1 लाख की भीड़ होती है। लेकिन जब मीडिया वाले इधर चैनल इधर लगाते हैं ना, माइक आके बोलते हैं सर केजरीवाल के बारे में मत बोलना। आप किसी भी बच्चे से पूछो कि कहाँ जा रहा है, कोई नहीं कहता कि मैं क्लास में जा रहा हूँ। क्या बोलता है? स्कूल में जा रहा हूँ। यानी एक क्लास के अंदर 50 स्कूल बैठे हुए हैं। ऐसे ऐसे 20 कमरे हैं। तो मुलायम सिंह जी की मिमिक्री की तो मैंने देखा लोग ऐसे लोट-पोट होकर हंसते थे। तो जो लेफ्ट विंगर कॉमेडियंस हैं वो प्लांट किए हुए हैं सारे। अच्छा, हाँ जी। और मुझे तो इस बात का भी दुख होता है, लोग अपनी भाषा पे हंसते हैं। पहला गाना आएंगे भगत सिंह पे गाएंगे, साडा भगत सिंह ये। दूसरा गाना आएंगे सीधा दारू, गैंग वॉर पे, दारू पे, शराब पे गाने लग जाएंगे। तो भाई ये क्या हो रहा है? आपको अंग्रेजी का कमेंटेटर बनना है तो सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट है कि इंग्लिश आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको हिंदी कमेंटेटर बनना है तो हिंदी आनी आपको जरूरी नहीं है। इधर से गेंद आया उधर गई। एक ही गेंद के 2 बार लिंक चेंज करती है। इधर से गेंद आया उधर गई। हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सीन क्या है। आज मेरे साथ दीपक सैनी जी है जो कि एक कॉमेडियन है, कवि है, पॉलिटिकल सटायर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। एंड मैं इनको काफ़ी पिछले 1 साल से हमारी थोड़ी बातचीत शुरू हुई थी। वो भी एक अलग कहानी है कैसे बातचीत शुरू हुई थी। बट आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड होगा एंड होप आप लोग को भी अच्छा लगे। तो दीपक जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप मेरे पॉडकास्ट पे आए, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए जी। धन्यवाद। तो थोड़ा हम शुरू करेंगे, पहले थोड़ा आप अपने बारे में बताइए कि आप जैसे ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में आई थिंक आप सबसे पहले वही आपका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टेपिंग स्टोन कहूँगा। उससे पहले आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड कैसे हुए, कॉमेडी में या फिर कवि बनने में? क्या आपका इंटरेस्ट था, कैसे आया? देखिए, मैं जब पढ़ता था तो हमारे स्कूल में 4th क्लास में हास्य कवि सम्मेलन हुआ था। तो मैं हास्य कवि सम्मेलन की तरफ अट्रैक्ट हुआ क्योंकि मैं बचपन से हंसाता था लोगों को। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम लोग हरियाणा के हैं लेकिन मेरी पैदाइश दिल्ली की है। अच्छा। हाँ, मेरा बर्थ दिल्ली का है। तो मैं दिल्ली में ही सेंट रोजर पब्लिक स्कूल है उसमें पढ़ता था। तो मैं बच्चों को हंसाता रहा मिमिक्री करके, जगदीप की, ओम प्रकाश की। उस समय जो हीरो जो DD1 पे जो फिल्में आती थी उन्हीं की कर करके दिखा के हंसाता था। तो 4th क्लास में हास्य कवि सम्मेलन हुआ। मैंने पहली बार कवि सम्मेलन सुना तो मुझे लगा यार ये अच्छा है, एक आदमी माइक पे खड़ा है, 10,000 आदमी हंस रहे हैं एक साथ, मुझे यही करना है। तो मुझे एक वो फितूर चढ़ गया कि मुझे ये करना है, क्योंकि मुझे लगता था कि ये जो कर रहे हैं वो मैं कर सकता हूँ। बचपन में मुझे फील हो गया था। आपके अंदर एक फनी बोन थी बेसिकली। हाँ, वो थी। मैं सबको हंसाता रहता, इतना मुझे पता था कि मैं किसी को हंसा सकता हूँ शायद। बचपन से कॉन्फिडेंस था। तो फिर हास्य कवि सम्मेलन के थ्रू मेरी शुरुआत हुई। सबसे पहला मंच जो ऑफिशियल जिसको बोलेंगे प्रोफेशनली मैंने किया तो वो हास्य कवि सम्मेलन था। अच्छा। हाँ, उसके बाद में टीवी पे पहली बार आया वाह वाह में, जो सब टीवी पे आता है। वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है तो बाद में आया, उससे पहले वाह वाह आता था। अच्छा। पहले आता था वाह वाह। तो वो गद्दे पे बैठ के आता था ऐसे। तब भी शैलेश भाई एंकरिंग करते थे। अच्छा, शैलेश लोढ़ा जी। हाँ, तो शैलेश लोढ़ा जी ने उसमें मुझे बुलाया। तो उसमें सबसे पहले मैं 2005 में आया था, बहुत छोटा था। उसके बाद 2007 में आया द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। पहले उन्होंने 2006 में मुझे बुलाया, मुंबई रखा हफ्ते 10 दिन, फिर भेज दिया सीजन 2 जो था। सीजन 2 में मैं था। पाकिस्तान के भी बहुत लोग थे उसमें। तो उन्होंने मुझे कि भाई अभी बहुत छोटे हो, आपका सिलेक्शन तो हो ही गया, नेक्स्ट ईयर आपको रख लेंगे। तो मुझे तो कोई इतना ना तो कोई दुख था ना कोई खुशी थी आने की, जैसा बच्चा होता है। तो पार्ट 3 में मेरा सिलेक्शन हुआ। पूरी दिल्ली से सबसे यंग पार्टिसिपेंट था मैं, उसमें गया। पार्ट 3 में कपिल शर्मा विनर थे उसमें। अच्छा, उसी में कपिल शर्मा। तो हम सब साथ ही थे। एक ही कमरे में सब पड़े रहते थे। मैं, कपिल भाई, चंदन, कुलदीप दुबे उसमें बहुत बड़ा स्टार बन गया था लाफ्टर 3 में। तो वो सब चलता गया। लाफ्टर चैलेंज के बाद फिर वो फील्ड थोड़ी अलग 2 फील्ड खुलती चली गई। कवि सम्मेलन तो चल ही रहा था क्योंकि मैं कवि हूँ, कविताएं लिखता था। तो एक तरफ लाफ्टर चैलेंज आया तो लाफ्टर चैलेंज बहुत बड़ा स्टैम्प था उस समय। बिल्कुल, उस टाइम कॉमेडी का वही होता था स्टैंडर्ड। यानी जो लाफ्टर चैलेंज में नहीं गया उस समय मानते थे कॉमेडियन है ही नहीं। इवन कवि सम्मेलन में भी डिमांड थी। अच्छा। जो लाफ्टर चैलेंज में गया उसका अलग से बिल्कुल समझ लो कुर्सी बिछती थी भाई, लाफ्टर चैलेंज में गया हो भाई। बाकी सब कुर्ते में, लाफ्टर वाला अपना रंगीन कोट वोट पहन के चमकीले जाता था। तो बहुत बचपन में ही वो हो गया था। उसके बाद फिर जो मुख्य जो मज़ा आया वो आया
जब थोड़ी मैच्योरिटी आई, उसके बाद जब मैंने नेताओं की मिमिक्री करनी शुरू की, उसके बाद दुनिया बदलनी शुरू हुई। दुनिया भी बदलनी शुरू हुई और हमारा फील्ड भी काफ़ी बदलना शुरू हो गया। अच्छा, तो आप मतलब मिमिक्री काफ़ी टाइम से करो पॉलिटिशियंस की, क्योंकि मैंने आपको रिसेंटली ही देखा, मतलब पिछले 2-3 सालों में। मैंने सन 2010 में पहली बार मुलायम सिंह जी की मिमिक्री की थी कवि सम्मेलन में। अच्छा। क्योंकि ज़्यादा कवि सम्मेलन करता था मैं, या कॉर्पोरेट शोज करते थे, उसमें टाइमिंग बहुत कम होती है, 10 मिनट 15-20 मिनट परफॉर्म करना है, पैसा भले ही ज़्यादा हो उसमें। तो मुलायम सिंह जी की मिमिक्री की तो मैंने देखा लोग ऐसे लोट पोट होकर हंसते थे। मैंने कहा यार यही करना है। तो फिर मेरे अंदर जितना भी टैलेंट था, मैंने लगभग अभी तक 50-60 नेताओं की मिमिक्री में कर चुका हूँ। और ऐसे नेताओं की कर चुका हूँ, मुझसे पहले भी बहुत लोग करते थे, पर वो लालू यादव की, अटल बिहारी वाजपेयी, वही सेम दो तीन लोगों की। मैंने उन सब लोगों की जिनकी मैं खुद नहीं सोच सकता था। राकेश टिकैत, हाँ, वो मैंने देखी हुई। जिस समय किसान आंदोलन पीक पे चल रहा था, उस समय मैंने राकेश टिकैत की मिमिक्री मुझसे हुई। अभी बाबा बागेश्वर वाले, जिनकी कोई सोचता नहीं है, तो वो एक अलग मेरी पहचान बनती चली गई। तो आज तक पे एक प्रोग्राम आया था 2019 में, जब मोदी जी जीते थे, उससे नेक्स्ट डे वो शूट था, सेकंड टर्म जब जीते, सेकंड टाइम। तो मैंने उस पर नॉन स्टॉप 10-12 नेताओं की उसमें जो मैंने मिमिक्री की थी, श्वेता जी उसकी एंकर थी, तो स्टैंडिंग ओवेशन मुझे मिला था। वहाँ लोगों को ये पता लगा कि भाई कोई नेताओं की मिमिक्री ऐसा भी होती है कि 10-12 नेताओं की एक साथ मिमिक्री। उसके बाद फिर वो पहचान बनती है। अब मैं जहाँ का मैं कहता हूँ मैं कविताएं सुनाऊंगा, लोग कहते हैं ना राजनाथ सिंह की आवाज़ निकाल के दिखाओ, अमित शाह की आवाज़ निकाल के दिखाओ। तो आपको ज़्यादा शौक कविताएं लिखने का ही है आज भी? देखिए, शौक क्या डाइवर्ट होता रहता है। आर्टिस्ट जो होता है ना, इतने सारे जब क्रिएशन हो जाए, मैं कविताएं लिखता रहूँ 2-3 दिन, कुछ नया बनाऊँ, तो एकदम से दिमाग कहता है भाई यार बोर हो गए, चल कोई मिमिक्री करते हैं। कुछ 2-4 मिमिक्री लगातार कर लूँ, अबे यार कुछ कविताएं लिखते हैं, आ जा। मैं माउथ ऑर्गन भी बजा लेता हूँ। तो ये कई सारे शौक हैं मुझे। मल्टी टैलेंटेड तो और एक चीज़ बहुत कम लोगों को पता है, मैंने रामलीला भी की है। रामलीला में लक्ष्मण का रोल किया है मैंने। और 7 समंदर पार नीदरलैंड्स में भी रामलीला कराई है मैंने खुद। क्या बात, यहाँ से लोगों को ले जाके। क्या बात है, क्या बात है। ये कब कराया आप? ये 2011 में। क्या यानी मेरा जो पहला फॉरेन टूर था वो भी रामलीला का ही था। भगवान राम की सीधी सीधी कृपा है। तो आप जैसे कविताओं की आपने बात करी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं भी लिखता हूँ। वाह। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ प्यार पे लिखता हूँ। और बहुत ही एक अच्छा तरीका है अपने इमोशंस को बाहर निकालने का। मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ धीरे धीरे कम होए जा रही है? देखिए, हाथ से कवि सम्मेलन जो है वो कम तो नहीं हो रहे, लेकिन उसमें यूथ का जाना कम हो गया है। अच्छा। मैं कवि सम्मेलन देखता हूँ, 20-20 हज़ार लोगों की भीड़ होती है, 50-50 हज़ार लोग सुनने आते हैं, लेकिन जो लोग करवा रहे होते हैं उनके परिवार वाले ही नहीं आते सुनने के लिए। वो बेचारे खुद बैच लगा के लाला जी बैठ जाते हैं, कवि सम्मेलन चल रहा है। तो वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यूथ जो है ना वो लगभग दूर होने की उसमें है, लेकिन हम होने नहीं देंगे दूर। ये अप डाउन चलता रहता है, क्योंकि यूथ भटक गया है, इंस्टा की रील्स में भटक गया है। किसी भी चीज़ को शायरी मान लिया गया है। हमारे सामने माइक रखा है, क्या आपने कभी कुछ चखा है, लोग इसको भी शायरी मान आप किस पे ज़्यादा लिखना पसंद करते हैं? देखिए, मैं तो हाथ से लिखता हूँ, लेकिन उसमें कुछ संदेश होना चाहिए। मैं कोई टॉपिक ऐसा उठाता हूँ जो एक तो टॉपिक कभी आया ना हो, किसी ने उस टॉपिक पर लिखा ना हो, और वो कुछ मैसेज छोड़ के जाए। मॉरल ऑफ द स्टोरी होना चाहिए उसके अंदर कुछ। चाहे मैं कॉमेडी का कोई आइटम बनाऊँ तो उसमें खाली कोरे लतीफ़ेबाजी नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ समाज के लिए, देश के लिए कुछ संदेश होना चाहिए। आपने बहुत सारे जो लोग लिखते हैं, जैसे संतोष आनंद जी हो गए, या जो उन गानों को गाते भी हैं, ऐसा मैं हमेशा सुना है कि अंदर, और मैंने ऐसा बहुत सारा देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को हार्ट अटैक्स आ जाते हैं। बहुत सारे सिंगर्स को, कवियों को अर्ली एज में डेथ हो जाती है। इसका क्या रीज़न है? ये फैक्ट है, ये मैंने बहुत लोगों से सुना भी है कि वो लाइफ अपनी इतनी ज़्यादा या तो डीप सोचते हैं या बहुत ज़्यादा डीप रहते हैं कि उनके साथ ऐसा हो जाता है। मुझे इसका ऐसा लगता है जैसे इंजन होता है ना कि इतने किलोमीटर चलेगा, उसके बाद ये इंजन जाएगा ही जाएगा। तो कवियों का जो दिल होता है, कलाकार का दिल होता है, वो जल्दी यूज़ कर लेते हैं अपने किलोमीटर। तो भाई इतनी फीलिंग जीनी है, ऐसी फीलिंग जीनी है, इतना दिल खोल के जीना है, इतना हंस के जीना है, वो सब हो चुका होता है उनका, शायद इसलिए जल्दी हो जाता है। और आपका आज के टाइम पे जो कॉमेडी चल रही है उस पर क्या टेक है? मैं आपको बताता हूँ क्यों एंड वाई मैं और इंटरेस्टेड था ये कॉन्वर्जेशन करने के लिए पॉडकास्ट पे, बिकॉज मैं फॉरेन कॉमेडियंस जो है उसमें बहुत सारे राइट विंग दिखते हैं। जैसे एक बिल बर है, एक एंड्रयू शुल्ज है, जो रोगन है, ये सारे राइट विंग कॉमेडियंस हैं जो राइट विंग की बातें प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, ओपनली रखते हैं, दे हैव ह्यूज फॉलोइंग। इंडिया में
जितने भी कॉमेडियंस हैं फेमस वो सारे लीनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट हैं। हम भी देखना चाहते हैं ऐसे कॉमेडियंस आए जो राइट विंग की बात करे, कॉमेडी करे, पर राइट विंग की जो चीज़ें हैं उसको भी निकाले। जो जितने लेफ्ट के कॉमेडियंस हैं सारे ही मैं तो उसी कैटेगरी में डालूंगा, या तो सेंटर है या लेफ्ट, राइट में कोई नहीं है। वो सारे के सारे बात में उनके कहीं ना कहीं एंटी मोदी, एंटी गवर्नमेंट, बहुत मैं एंटी इंडिया की। अब जैसे एक बंदा है कुणाल कामरा, अब उसमें तो मैंने आज तक एक पॉजिटिव चीज़ ही नहीं देखी। मतलब इंडिया नंबर 1 पे भी चला जाएगा ना, तब भी वो बोलेगा इंडिया में तो दलित मर रहे हैं। तो कोई पॉजिटिविटी है ही नहीं उस सिनारियो। इंडिया नंबर 1 इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो खुद इंडिया में रहते हैं, उनके होते हुए कैसे नंबर 1 हो सकता है, मुझे लगता है। ये बात भी आपने सही बोली। तो इस पूरे सिनारियो में आप कहाँ से एक राइट विंग की कॉमेडिक वॉइस निकल के आ रहे हैं? देखो, इसके 2 रीज़न है। एक तो जो लेफ्ट विंगर कॉमेडियंस हैं वो प्लांट किए हुए हैं सारे। अच्छा, हाँ जी, वो प्लांटेड है, उनको बहुत मोटी फंडिंग होती है। सारा दिन मोदी को गाली दो, चलो मोदी को भी दे लो, लेकिन इंडिया को मत दो, भारत को मत दो, धर्म को मत दो, हमारे देवी देवताओं को मत दो। उनको बहुत मोटी फंडिंग होती है टोटल। मैं बहुत सारे ऐसे कॉमेडियंस हैं जो पहले न्यूट्रल थे, वो बाद में लेफ्टिस्ट हो गए। उनको जब पैसा मिलना शुरू हुआ उधर से, क्योंकि स्टेज पे उनके पास काम बचा नहीं, तो उन्होंने भी गालियाँ देनी शुरू कर दी। उनको खूब अच्छा पैसा मिलता है और देखने वालों की तादाद भी बहुत है। जो लेफ्टिस्ट इंडिया में लोग, आपको पता है कैसे टूल किट गैंग निकल के आ जाता है। मैं जो करता हूँ तो वो लोग तो मुझे कॉमेडियन नहीं मानते, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। उनको लगता है यार ये देखो ये कौन भक्त आ गया, बस इससे ज़्यादा अंधभक्त आ गया। तो मेरा क्या, मैं जवाब दे देता हूँ। मुझे कोई बोलता है तू अंधभक्त है, मैं कहता हूँ तू अंध नमाजी है। भाई भक्त हमारे सनातन धर्म का शब्द है। हाँ। अगर आप हमारा इस्तेमाल करोगे तो हम भी आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं करूँगा, कल 100 लोग करेंगे। तो मैं सीधा बोलता हूँ तू अंध नमाजी है भाई। कहता आपने हमारे बारे में कैसे बोला? मैंने कहा तूने हमारे बारे में कैसे बोला भाई? कॉमेडी करो, मोदी भी करो, सब पे करो। अब मैं जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने राकेश टिकैत की मिमिक्री की जब किसान आंदोलन अपने पीक पे था। तो मैं साल भर से मुझे ये था कि मैं मिमिक्री उनकी कर सकता हूँ, पर मैं आइटम क्या बनाऊँ जिसपे, क्योंकि किसान है तो इनको भी बुरा ना लगे। बिल्कुल, बहुत सेंसिटिव टॉपिक, बहुत सेंसिटिव टॉपिक था। तलवारें चल जाती थी, लाल किला वह उड़ा दिया उन्होंने, सब कुछ कर दिया। तो मैंने कहा क्या करें, हमारी टीम वर्ल्ड कप हारी, तो मैंने आइटम बना दिया। मैंने कहा टिकैत साहब से पूछते हैं वर्ल्ड कप कैसे होगा। तो आधे लोग लड़ रहे थे, लेफ्टिस्ट ही लड़ रहे थे उस पर, नहीं यार ये हमारे खिलाफ है। वो कहता नहीं ध्यान से सुन, खिलाफ नहीं है, ये ऐसा है। तो हमें आइटम ऐसा बनाना चाहिए। तो मेरा जो इश्यू होता है, मेरा ये होता है कि उसमें कुछ सामाजिक मुद्दा हो। जैसे दिल्ली में मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ मंदिर के सामने शराब का ठेका खुला 1-1.25 साल पहले, शराब का ठेका खुला। तो हमने वहाँ प्रोटेस्ट किया, तो वो बोला भाई हम क्या करें, सरकार ने खोला है, मैंने तो पैसा लगाया, मैं तो व्यापारी हूँ। तब मैंने सरकार के खिलाफ वो वीडियो बनाया था, केजरीवाल जी के खिलाफ, जो मैंने मफलर बांध के पहला वीडियो था। सबसे पहला वीडियो केजरीवाल का मैंने मफलर बांध के वो शराब नीति पे बनाया था। और वो इतना वायरल हुआ, इतना बीजेपी तक के तमाम प्रवक्ताओं ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, दिल्ली बीजेपी के सारे नेताओं ने उसको शेयर किया। उसके बाद वो मुद्दा बनना शुरू हुआ। तो मुझे लगा कि यार ये तो कॉमेडी का फ़ायदा है। फिर उसका पार्ट 2 आया, पार्ट 3 आया। एग्जैक्टली जो मैंने सबसे पहले बात बोली थी कि पॉलिटिकल सटायर एक तरीके से हमारे सराउंडिंग्स को शेप भी करता है बहुत तरीक़ों से। तो मुझे बीजेपी के एक नेता ने बताया, बोला आपकी वीडियो के बाद दिल्ली में लोगों को पता लगा कि मंदिर के सामने ठेका खुला हुआ है। वरना तो यही था कि 1000 ठेके खुले हैं, 1000 ठेके खुले हैं, पैसा खाया। पर मंदिरों के सामने ठेका खुला है, वो मेरी कॉमेडी से पता लगा। तो कॉमेडी को या तो आप हथियार बना लो, या फिर जो यूथ है उसको बरगलाने का, उसको अपने क्या बोलते दृष्टिपथ वो करने का, मतलब बिल्कुल वो बना लो, वो बना। क्योंकि कॉमेडी एक बहुत बड़ा रोल अगेन वो तो प्ले करता है ये सोसाइटी को शेप करने में। लेकिन आप अगर कॉमेडी को एज जस्ट कॉमेडी भी देखो कि भाई हमें नहीं लेना देना, हम हंस रहे हैं जो बात हो रही है उसके ऊपर, फिर भी वो जो नैरेटिव है वो एंटी पर्सन हो सकता है, लेकिन वो एंटी इंडिया नहीं होना चाहिए। नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर आप प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से गाली दे रहे हो तो आप एंटी मोदी नहीं, आप एंटी इंडिया बन रहे हो। जी। मोदी इज़ नॉट इंडिया बट ही इज़ रिप्रेजेंटिंग इंडिया। जी। और मुझे तो इस बात का भी दुख होता है, लोग अपनी भाषा पे हंसते हैं, हिंदी तक बोलने पे हंसते हैं। हाँ जी, ये तो है। हमारे बॉलीवुड के जो अरबों खरबों रुपए कमा लेते हैं लोग, वो हिंदी पे हंसते हैं, उनको हिंदी बोलते हुए शर्म आती है। आप उनका हिंदी में इंटरव्यू लो भी, और वो इंग्लिश में जवाब देंगे आपको। वो दिखाएंगे भी यही कि ये तो मैंने मेरे भी ग्रुप में देखा है जहाँ पे हम पले बढ़े हैं, कि उनको बोलो ना हिंदी में बात करो, वो घर पे शुद्ध हिंदी बोलेंगे। हाँ। लेकिन अगर आपने उनको पब्लिक में बोल दिया ना, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं उसको टूटा फूटा दिखा देंगे, दैट आई डोंट नो हाउ टू स्पीकिंग हिंदी प्रॉपर्ली। तो ये बहुत शर्म की बात है। तो मेरी लड़ाई उस पर है, तो मैं व्यंग करता हूँ।
मैं नाम नहीं लूँगा किसी OTT प्लेटफॉर्म का, लेकिन बहुत बड़ा शो OTT प्लेटफॉर्म पे आया था, पिछले 2-3 सीजन आया उसके। आपका कोई लेना देना है उससे? मेरे पास सीधा मेल आया उनका कि अच्छा, भाई फिर आप नाम मत लें। इतने लाख रुपए आपको देंगे, आपको एक एपिसोड करना है। मैंने कहा जी मैं करूँगा नहीं इन गाली देने वालों के साथ, जो माँ बहन की गाली से कॉमेडी शुरू करते हैं, माँ बहन की गाली पे ख़त्म करते हैं, और तालियां भी सिर्फ माँ बहन की गाली पे ही आती है। अगर वो गालियां ना आते तो कोई ना कंटेंट है, ना कोई सब्जेक्ट है, ना कोई पंच लाइन है, कुछ नहीं है। ऐसा बहुत है। जहाँ ताली ना आए वहाँ गाली बक दो, ये और लड़कियां भी दे रही हैं गालियाँ। तो मैंने कहा मैं इनके साथ नहीं करूँगा। बोले सर आपको नहीं देनी, आपका अलग एपिसोड होगा। मैंने कहा मुझे इनके साथ खड़ा ही नहीं होना स्टेज पे भाई। मैंने कहा हम अलग जुनून के लोग हैं। मैं आपकी बात समझ गया, बट मतलब आप फिर इस चीज़ को बिल्कुल भी उस तरीके से देख ही नहीं रहे हो कि मेरे को इससे पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। आप इसको कम्प्लीटली दूसरे तरीके से देख रहे हो। ये पैशन भी है, मिशन भी है। क्या बात। बट आपको थोड़ा साइडलाइन फील नहीं होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। नहीं होता मुझे कि पता है कि ये एक, जैसे मैं कुछ नाम लेता हूँ फॉर एग्जांपल, जो इस टाइम स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत ऊपर है, जो फेमस है, जैसे फॉर एग्जांपल तन्मय भट्ट हो गया या जाकिर खान हो गया, ये सारे लोग हो गए। हम इनको कॉमेडियंस मानते ही नहीं। अच्छा, आप इनको कॉमेडी? मैं मानता ही नहीं। जिसने जो गाली दे रहा है मंच पे, गाली होती है। अगर गाली आ गई तो वो गाना नहीं रह जाएगा, पर मैं गाली आ गई तो वो कविता नहीं रह जाएगी। पर मैं इस पे एक चीज़ बोलूँगा, मैं कॉमेडी सोसाइटी को पे रिफ्लेक्ट भी करती है, ये भी सच बात है। जो आज सोसाइटी है, कॉमेडी उसको कहीं ना कहीं, मेरे को ऐसा लगता है, रिफ्लेक्ट भी करती है। तो अगर मैं दिल्ली का लौंडा हूँ, ठीक है, मैं पला बड़ा हूँ जिस स्कूल में मैं DPS RK पुरम का पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, हमने बचपन से लेके, मेरा वेस्ट दिल्ली में ऑफिस है, गाली ना बोलना नहीं चाहिए, बट ये इंडियन कल्चर का पार्ट नहीं है, लेकिन हमारे लाइफ कल्चर का पार्ट बन गया है। वो तो पहले भी था ना, पहले भी था। जब ये ऐसा नहीं है मैं ही गाली दे रहा हूँ, मेरे फादर भी गाली देते थे, मेरे दादा शायद मेरे फादर से भी ज़्यादा गाली देते थे। तो ये तो मेरे एक तरीके से वो हो गया कि कॉमेडियन अगर गाली दे रहा है तो हम उसको सुनेंगे नहीं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आप प्लीज़ इस पर एक्सप्लेन करना, क्योंकि निकला तो हमारी सोसाइटी से ही है ना। लोग उसको देख के क्यों हंस रहे हैं? अरे यार हमारे जैसा है, हम भी गाली देते हैं, ये भी गाली देता है। उस पर आपका क्या टेक है? मेरा टेक ये, गालियाँ तो पहले भी देते थे ना लोग, लेकिन फिल्मों में नहीं थी, ना स्टेज पे थी कभी भी। ऐसा नहीं है कि ये लोग आए तब से गाली देने लगे हैं। ओके। प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग मेन स्ट्रीम वाली कॉमेडी कर नहीं पाते। बहुत सारे मेन स्ट्रीम को के नायकर जी, राजू श्रीवास्तव, जॉनी लीवर, सुनील पाल, कपिल शर्मा, सुदेश लहरी, मैं, ये लेजेंड्स है। नहीं, ये मेन स्ट्रीम कॉमेडी, लेजेंड्स तो हैं ही, लेकिन लेजेंड्स क्यों हैं? क्योंकि वो मेन स्ट्रीम कॉमेडी। हाँ, बोलिए। ये मेन स्ट्रीम कॉमेडी है। तो दो तरह की कॉमेडी है, जैसे फिल्में दो तरह की, एक मेन स्ट्रीम मूवी और एक पोर्न मूवी। तो पोर्न मूवी भी लोग पहले भी चलती थी, आज भी चलती है। मैं तो आपको खुल के बताऊं, सही। अरे ये पॉडकास्ट है, पहले भी चलती थी, आज भी चलती है। सही बात है। तो इसी तरह दो तरह की कॉमेडी, एक मेन स्ट्रीम कॉमेडी, एक क्लब वाली कॉमेडी। क्लब वाली कॉमेडी जो होती है, जिनमें गालियां चल रही हैं, उनकी कितनी ऑडियंस है? 20, 50, 100 मैक्सिमम। कभी किसी की बहुत किस्मत खुल गई तो 200 लोग सुनने आते हैं। हम जब करते हैं कभी सम्मेलन, आप कोटा दशहरा मेला में आओ, 1 लाख की भीड़ होती है। दिल्ली में हमारे प्रोग्राम होते हैं दशहरा पे, इस पे, जन्माष्टमी पे। अभी मैंने एक प्रोग्राम किया हमने नरेला में, विश्व हिंदू परिषद का कवि सम्मेलन, उसमें 10,000 लोग थे सामने। क्या बात है। और सारे जो समाज की क्रीम है वो लोग थे। तो मेरा मानना यह है कि अगर कोई क्लब में बैठ के दारू पी के आपको सुन रहा है, पहली बात तो मैं परफॉर्म ही क्यों करूंगा उसके सामने जो दारू पी के मुझे सुन रहा है। हम नहीं करते। हम कोई खाना भी खुलवाते तो कहते हैं भाई पहले खाना वाना बंद कर दे, उसके बाद शुरू करेंगे। अच्छा, बट ऐसा नहीं होता, कोई अगर सुन भी रहा है तो मैं गाली क्यों दूं उनको? मेरा काम, मैं इंजीनियर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे समाज की इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग करनी है। मुझे उनको गाली नहीं सिखानी है। अब कोई मतलब माँ बाप चले गए, मान लो मैं अपने पिताजी के साथ चला जाऊं, तो गाली तो समाज में है, पर पिताजी और बेटा साथ बैठ के तो नहीं देता ना गाली। वो उनको साथ में सुननी पड़ रही है। सही बात है। आई कंप्लीटली प्रॉब्लम ये है उनको सामने। अच्छा, उसमें कोई लाफ्टर नहीं है, या तो कोई बहुत इतनी मजबूरी हो जाए, कोई कैरेक्टर ऐसा आ जाए कि देनी पड़ रही है, पर वो बिना मतलब के गाली देने के लिए गालियां दी जा रही है, और लड़कियों से दिलवाई जा रही है गालियां, जहाँ कोई मतलब नहीं है। और फिर समाज में दिखाया जा रहा है कि हम बहुत कूल हैं। तो ये बहुत खतरनाक काम है हमारे देश के लिए। तो आपको लगता है कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं गाली देता हूँ तो वो अलग बात है, लेकिन अगर मैं उसको बड़े स्टेज पे कल्चरली, सोशली एज अ सॉफ्ट पावर प्रेजेंट कर रहा हूँ, वहाँ दिक्कत है, क्योंकि वो फिर पूरे की पूरे सोसाइटी को अफेक्ट करे। आपका ये कहने का मतलब? उससे होगा क्या, जब कलाकार ही गाली देने लगेगा, क्योंकि कलाकार ही आइडल होता है। जी, चाहे वो किसी, जो कोई भी स्टेज पे खड़ा है तो वो आइडल है। हमारे बच्चे उससे सीखते हैं। तो अगर वो गाली दे रहा है तो वो गाली देने वाली अगली पीढ़ी आएगी। हमने जॉनी लीवर को, उमर शरीफ को, नायकर जी को, राजू भाई को सुना है, तो हम नहीं देते गाली।
हो सकता है हम आज की पीढ़ी को इनको सुन के बड़े होते, और हो सकता है मैं भी दे रहा होता। तो मेरा जो काम है, अच्छा खाली कॉमेडियंस के खिलाफ नहीं है, मेरी बहुत लंबी लड़ाई है और मैं अकेला लड़ता रहूंगा। धीरे 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 मेरे साथ बताओ आप। मेरी लड़ाई बहुत सारी है। एक तो अपनी भाषा के समर्थन में मेरी लड़ाई है। जैसे मैंने बताया, उनको भाषा बोलने में, आप सपोज करो आपको अंग्रेजी का कमेंटेटर बनना है, तो सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट है कि इंग्लिश आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको हिंदी कमेंटेटर बनना है तो हिंदी आनी आपको जरूरी नहीं है। इधर से गेंद आया उधर गई, एक ही गेंद के 2 बार लिंक चेंज करती है, इधर से गेंद आया उधर गई। ये आप इंग्लिश में नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं आप हिंदी कमेंट्री सुनो, क्रिकेट मैच में इतनी हिंदी की टांग तोड़ी जा रही है, ऐसी तैसी तो मजा ही गलत बात है। आप इंग्लिश में बोल के देखो ना। अच्छा, हिंदी की कमेंट्री सुनने में हंसी आती है तो गलत है। पुराने जो दिलीप दोषी टाइप के जो कमेंटेटर थे, लीजेंड्स थे, उनकी हिंदी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। जैसे वो बताते थे गेंद बाउंड्री के पार 4 रन, और वो शुद्ध हिंदी थी। यहाँ तो कोई सेंस ही नहीं है। अगर अच्छा आप इंग्लिश बोलो ना, फिर ऐसी मैं मानता हूँ, फिर दोहरा रवैया मत अपनाओ। हिपोक्रेसी। अगर ये नेचुरली हो रहा है तो फिर सबके साथ करो, फिर इंग्लिश भी ऐसे ही चलने दो। बॉल को बिल कह सकते हो आप, दैट्स वेरी नाइस बिल, नहीं चलेगा। साला अनपढ़ आदमी है, बिल कह रहा है बॉल को, बताओ। लेकिन आप गेंद को गेंद कह सकते हो, गांद कह सकते हो। गेंद गूंद आया, इधर से आया उधर गई, बल्ले पे लगाया लगी, यही नहीं कंफर्म हो रहा आकाश चोपड़ा को तो आज तक कहीं हो क्या रहा है। तो भाई हरभजन सिंह, VVS लक्ष्मण, आकाश चोपड़ा, इनकी हिंदी अच्छी नहीं है तो इनसे क्यों कमेंट्री करवा रहे हो आप जबरदस्ती? हिंदी के लोग लेके आओ ना जो शुद्ध हिंदी जानते हैं बोलना, उनसे कमेंट्री करवाओ। सही बात है। तब तक दूसरा सिंगर्स हमारे देश के, मेरी बहुत लड़ाई होती है। मैं तो लड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। क्या लड़ाई है सिंगर से? अच्छा, मेरे को सिंगर से नहीं, कभी कभी हो जाती है। एक मेरे को बीच में जाना है, आपका ये म्यूजिक से क्या कनेक्शन है और कैसे जुड़ा? देखिए, म्यूजिक से मेरे को कोई ना मुझे गाना आता। अच्छा। मैं कभी, और जिस दिन गा दिया तो उस दिन कोई सुनेगा भी नहीं मुझे। अच्छा। हाँ, थोड़ा बहुत माउथ ऑर्गन बजा लेता हूँ मैं, बचपन से सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, बचपन से सीखा है मैंने। सिंगर्स का क्या है, मैंने बताया, अभी हम नाम नहीं लूँगा कॉलेज का, पिछले साल एक कॉलेज में प्रोग्राम कर रहे थे, सिंगर आते हैं पंजाबी सिंगर। तो पंजाब में एक से एक सिंगर हुए हैं हमारे, लीजेंड गुरदास मान जी जैसे बड़े बड़े महान गायक। लेकिन आजकल क्या हो गया, सिंगर सबसे ज़्यादा गाली दे रहे हैं। गानों में तो है ही, गानों में बंदूक, दुनाली, कट्टे, गैंगलैंड, मार दो, काट दो। पहले नशा था, नशा भी हल्का फुल्का था, बोतल वोडका, फिर वो चिट्टा पिट्टा ये आ गया, मार दो काट दो। उसकी पिनक जो है ना युवा पीढ़ी में सर चढ़ के सही कह रहे हैं आप। ये जो लाल किले की घटना हुई है, मेरा मानना है उसमें गानों का सबसे ज्यादा योगदान था। चढ़ जाओ, मार दो, काट दो, गंडासी, बंदूक, दुनाली। पहला गाना आएंगे भगत सिंह पे गाएंगे, साडा भगत सिंह। ये दूसरा गाना आएंगे सीधा दारू, गैंग वॉर पे, दारू पे, शराब पे गाने लग जाएंगे। तो भाई ये क्या हो रहा है? तो मैं टोक देता हूँ भैया बीच में। अच्छा, फिर गालियाँ बहुत देते हैं सिंगर्स अपनी परफॉर्मेंस जब करते हैं, बहुत गालियाँ देते हैं, मैंने खुद देखा है। देते हैं, मैंने भी देखा है। तो ऐसे सिंगर्स को हम लोग करोड़ों रुपए देके अपने फेस्ट में बुलाते हैं। बिल्कुल ग्लैमराइज करा जाता है। एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक ना गाना बड़ा फेमस हुआ था आजकल, पंजाबी गाना है, नी मैं डाकू एक नंबर दा हाँ जिड़ी चीज ते अखो मोह लेंदा, ऐसे। चन्नी नट्टन है ग्रुप पंजाब का, उन्होंने गाना बनाया। अब ये लोग पंजाब में रहते नहीं है, लाइक मोस्ट पंजाबी सिंगर्स रहते कनाडा, US, UK में ही है। उसी चन्नी नट्टन का एक गाना था 2 साल पहले, जिसकी लाइन है, आप अगर पंजाबी समझो तो मैं बताऊंगा, वरना मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली एयरपोर्ट जिदे नाते बनिया इंदिरा गांधी, पंडित ना ओह धरती ना जोड़ दी। मतलब पंडितों को, पंडित थी वो धरती में। कहंदी सी मैं खाड़कू नहीं जोंदे छड़ने, कि मैं खाड़कुओं को जीने नहीं दूंगी। 1 वे फ्लाइट नरकानू तोड़ दी, कि हमने मार के उसको नरक पहुंचा दिया। अब इसमें फिगर कोई भी हो, मैं तो उसको एज ए प्राइम मिनिस्टर देख रहा हूँ इंडिया का। बिल्कुल ठीक बात है। अब आप ऐसे गाने निकाल के इस कल्चर को ग्लैमराइज कर रहे हो। पब्लिकली सब जानते हैं ये गाने चल रहे हैं, इंडिया में है, लोग सुन रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे सब कुछ चलता है। ऐसे गाने ही खालिस्तानी जैसे इश्यूज को जन्म देते हैं और यूथ इनको सुन सुन के बिगड़ता है। अभी एक सिंगर की दुखद हत्या हुई थी पिछले साल, पंजाबी, सिद्धू मूसेवाला की। उनके गाने की एक लाइन थी, लीडर यहाँ के हकदार गोली दे। तो लीडर क्या देश के गोली के हकदार हैं? और आप भी लीडर ही थे, आपने इलेक्शन लड़ा था। तो फिर क्या गलत हुआ? आपके गाने के अनुसार ही। तो हमें ये तो देखो, अगर मैं सारा दिन गैंगलैंड को बढ़ावा दूंगा तो कोई गैंग तो मुझे भी मारेगा। सबसे बड़ा गैंग मेरा ही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो पता नहीं कहाँ आर्ट कल्चर कहाँ जा रहा है, लेकिन मेरी लकीर सीधी है। मुझे उसका बहुत नुकसान होता है फाइनेंशियली, लेकिन कोई बात नहीं। हम क्योंकि हम हरियाणवी हैं तो हम बने ही अलग ही मिट्टी के हैं। जो जिद एक बार हो गई तो हो गई। इनके भाई एक बड़ी कमाल बात बोलते हैं,
कौशलेश भाई कि होप इज़ द लास्ट थिंग दैट वी विल लूज। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला। अपना एजेंडा या जो भी हम चाहते हैं सोसाइटी में चेंज करने के लिए वो करके ही रहे। जी, तो मैं तो यानी अपनी फील्ड में अल्पसंख्यक हूँ एक किस्म से। कभी मुझे बोलते हैं यार ये तो मिमिक्री करता है, कविता नहीं सुनाता। भाई मैं सुनाऊँ क्या? लोग सुनना नहीं चाहते मुझसे। लोग मुझे पैसे इस बात का देते हैं कि मैं आके अमित शाह की मिमिक्री करूँगा, राजनाथ जी की मिमिक्री करूँगा। और जो कॉमेडियंस है वो उनका तो यार ये तो हिंदी में बोलता है। उनका मतलब है आके जब तक हेलो गाइस ये और जब तक ना करे स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है। आपके हिसाब से सबसे कमाल कॉमेडियन कौन रहा है इंडिया का? मेरे को जो लगता है, जितना मैंने देखा, मेरे लिए जितना मैं हंस हंस के गिरा हूँ ज़मीन पे, मैं शायद राजू श्रीवास्तव ने जितना मुझे गिराया ज़मीन पे हंसा हंसा के किसी ने नहीं ऐसा करा। आपके लिए कौन ऐसे 2-3 लोग जो आप कहते हो यार इन्होंने जो करा वो कमाल ही कर दिया? देखो इंडिया में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, आप नहीं जानते होंगे उनको श्योर, क्योंकि मेरे बहुत पहले वो, के हाँ। अभी भी हैं और अभी भी प्रोग्राम करते हैं वो। के नायकर ओके। जबलपुर के हैं। इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी उन्होंने शुरू की थी। अच्छा। यानी जॉनी लीवर उनको मानते हैं कि यार एक यही अकेला आदमी है जो हिंदी में 3 घंटे कॉमेडी कर सकता है। ये राजू भाई जितने भी आइटम सुनाते थे शादी वाले, हाँ, शादी का नायकर जी के आइटम थे। अच्छा। और राजू भाई के पास इतना जबरदस्त टैलेंट था कि वो सुना पाते थे उनके आइटम अपने तरीके से हंसा हंसा के। और नायकर जी के जैसे तो कुछ सुना ही नहीं सकता। मायके से ससुराल तक ये उनका आइटम था, 1.5 से 2 घंटे का आइटम था। मायके से ससुराल। अच्छा, उन राजू श्रीवास्तव का भी थोड़ा उसी तरीके आप कभी उनको सुन लोगे तो आपको लगेगा ये आपके सामने सीन बनता है पूरा। 50 औरतें बोल रही है तो उनकी आवाज़ अलग आ रही है। तो नायकर जी इंडिया में बेस्ट हैं। मैं 2 कॉमेडियंस को मानता हूँ पिछले 100 साल में जो बेस्ट हुए, एक के नायकर, एक पाकिस्तान की उमर शरीफ। जितनी स्टडी मैंने की। ओके। नायकर जी एक ही टॉपिक पे 1 घंटा बोल सकते थे, उमर शरीफ 1 घंटे में बहुत सारे टॉपिक पे बोल सकते थे। अच्छा। उमर शरीफ को भी बहुत कॉपी किया है। हमारे बॉलीवुड में भी बहुत बहुत बड़ी मूवीज़ हैं, गोविंदा की, अमिताभ बच्चन जी की, जो पूरे के पूरे सीन उठा के उनके ड्रामे के डाले गए हैं। वो भी बहुत ही गजब इंसान थे वो। ये 2 लोग हैं। बाकी तो जॉनी लीवर हैं, राजू श्रीवास्तव थे, सुनील पाल हैं, कपिल भाई भी हैं। आज के टाइम पे, पहले के टाइम पे शोज़ वगैरह ज़्यादा होते थे। आज के टाइम पे आपको क्या ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ही सब कुछ हो गया है? शोज़ तो चलो है ही, मैंने भी सुना है कि जो एक आर्टिस्ट है वो सबसे ज़्यादा पैसा शोज़ से ही कमाता है, बट वो वहाँ तक पहुँचेगा तभी जब उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस होगी। हाँ, अब सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी मिलती है तो स्टेज का पैसा भी बढ़ जाता है। लेकिन बहुत से कलाकार जिनको सोशल मीडिया से हाइप मिला है वो स्टेज पे फ्लॉप है। अच्छा। 99.9% आर्टिस्ट। हमें लगता है यार ये बहुत बढ़िया कॉमेडी कर रहा है, क्योंकि हम देखते कितना है, 30 सेकंड की किसी की रील देख ली, 1 मिनट का वीडियो देख लिया, अब हमने उसको लाखों रुपए दे के बुला लिया पब्लिक में। पब्लिक में चाहिए 1.5 घंटा परफॉर्म। वो बहुत अलग होता फर्क है। तो वहाँ वो 10 मिनट में खुश, वहाँ गालियाँ नहीं चलेंगी पब्लिक में अगर आपने बुला लिया तो। आप आउट ऑफ द न्यू ग्रुप, जैसे आपने जो सेग्रीगेट करे 2-3 तरीके के कॉमेडियंस है जो गाली देते हैं, एक कॉमेडियन जो मेरे दिमाग में आता है जो वाकई में फ़नी भी है, गाली भी नहीं देता, सोसाइटी के बारे में बताता भी है, कविताएं भी बोलता है, वो मेरे को जाकिर खान लगता है। आपने सुना है जाकिर खान? जाकिर खान को मैंने सुना है, एक दो वीडियोस देखे हैं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, मंगलवार का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलता किसी के लिए ज़बरदस्ती। जी। मैंने कोई वीडियो देखने की कभी कोशिश की तो वहीं गाली आ जाती है, शुरू होते ही गाली आ जाती है, चुप बे ये वो करके वहीं से शुरू हो जाता है। मेरा मूड वहाँ ख़राब हो जाता है। उसके बाद वो मेरे दिमाग से उतर जाता है, बंदा वो कितना ही बड़ा महान व्यक्ति क्यों ना हो। गाली तो मैं भी देता हूँ अपने घर में यार दोस्तों में, लेकिन मैं मंच पे थोड़ी दूंगा यार। हम तो घर पे पता नहीं क्या क्या करते हैं, सब कुछ मंच पे थोड़ी करेंगे। तो और 1-2 लोग और हैं जो बहुत अच्छी, देखो अब ये टीवी से के बाद ये नई जो एक पौध आई है सोशल मीडिया वाली, यूट्यूब वाली, क्योंकि मैं तो मंच से आया हूँ, मेरा जो बेस है वो मंच है। अगर मैं सोशल मीडिया से पॉपुलर हुआ, जैसे मेरा राकेश टिकैत वाला वीडियो पॉपुलर हुआ बहुत, तो मैं मंच पे जाके भी उतना ही काम करता हूँ, क्योंकि मैं आखिरकार आया मंच से ही हो। आपका मेन फोकस ही हाँ, मेरी बुनियाद वो है, तो मुझे आप कहीं भी खड़ा कर दो तो। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया की देन है, उन लोगों ने अपने आप को गाली वाले के चक्कर में इतना वो किया कि वो कभी भी मेन स्ट्रीम में उनकी एंट्री कभी नहीं हो पाएगी। जब तक टिकटॉक था तब तक टिकटॉकर से, अब वो टिकटॉकर्स कहाँ गए पता ही नहीं लगा उनका। सही बात है। जब तक इंस्टाग्राम है तब तक रील्स वाले हैं। तो ये मंच का जो खेल है ये हमेशा रहेगा। जो कपिल शर्मा ने जो करा कपिल शर्मा शो के साथ या कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के साथ, क्या आपको लगता है उसने भी कॉमेडी को एक तरीके से रेवोल्यूशनाइज करा? पहली बार मैंने घर पे बैठ के अपने फैमिली के साथ कोई कॉमेडी शो देखा, लाफ्टर चैलेंज था,
बट उसमें अगेन बहुत सारे कॉमेडियंस थे, बट एज एन इंडिविजुअल आपका क्या कहना है कपिल शर्मा पे? आपने उनके साथ टाइम भी बिताया है। हाँ, मैंने बहुत शोज़ किए हैं, दिल्ली बुलाया भी है मैंने बहुत बार। अच्छा, कपिल को प्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि उस समय कपिल का नंबर किसी के पास नहीं था, तो हमारे यहाँ दिल्ली में शो होता यार इसको बुलाना है, तो मैं बुलाता था। हमारे साथ बहुत बाइक पे घुमा है कपिल, खूब अच्छे से। जब कभी बात होती है तो सब वो पुराना याद भी आता है। तो कपिल शर्मा शो जो आया तो वो तो कॉमेडियंस के लिए एक बहुत गर्व की बात है। टेलीविज़न पे जब किसी हास्य कलाकार को 5 मिनट भी नहीं मिलते थे, जैसे राजू भाई कभी 5-10 मिनट के लिए किसी शो में आ गए, जॉनी लीवर आ गए कहीं थोड़ी देर के लिए, वहाँ एक कॉमेडियन का शो बनना जिसमें सारे सेलिब्रिटीज गेस्ट हैं और मेन कॉमेडियन है, तो वो तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। एक्चुअली वो बहुत गर्व की बात है। और जिस तरीके के गेस्ट्स भी, क्योंकि मैंने देखा बड़े बड़े सिंगर आते थे बीच में, मैंने राजू भाई को भी देखा है, और भी बड़े बड़े जो नाम थे, वो सिंगर आ रहा है 50 बाउंसर लेके। मुझे पहले तो ये समझ में नहीं आता है इसको किससे खतरा है। भाई मोदी पे जोक हम सुना रहे हैं, केजरीवाल पे हम सुना रहे हैं, राहुल गांधी पे हम सुना रहे हैं, हमें खतरा नहीं है, इसको किससे खतरा है? वो 50 बाउंसर लेके आ रहा है और सपोज करो वो 10 लाख रुपए ले रहा है, तो कॉमेडियन ने 1 लाख रुपए ले रहा है, जबकि उनसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो। सिंगर तो लिपसिंग कर रहा है, गा भी नहीं रहा है, वो पीछे गाना माइनस में गा रहा है वो। इधर राजू भाई इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं। और ऐसे में कपिल शर्मा जो बड़े बड़े उन सब सिंगर से भी 3-3 गुना ज़्यादा पेमेंट लेने लगा, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और आपको क्या लगता है पैसा की अगर मैं बात करूँ, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूँगा, हाउ इज़ द मनी इन कॉमेडी? बिकॉज मैं कंपेयर ही करूँगा, अगर मैं यहाँ के नंबर्स को बाहर के नंबर से कंपेयर करूँ, बाहर क्योंकि उनकी अगेन ऐसा कहा जाता है कि वो क्योंकि इंग्लिश में कॉमेडी करते हैं तो उनकी रीच ग्लोबली है, तो एक एक कॉमेडियन 500-500 600 करोड़ रुपए जो टॉप के हैं वहाँ के, वो कमाते हैं। लेकिन इंडिया में भी सुनने के लिए तो 140 करोड़ लोग हैं, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल तो उतना ही है मनी का, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ रीज़न क्या है, इंडिया में तो जितने शोज़ होते हैं पब्लिक शोज़, उतने तो विदेश में होते भी नहीं है। विदेश में तो बहुत थोड़े तो क्लब्स वगैरह में ठीक है, उनके कॉमेडी क्लब्स बने हुए सब होता है, लेकिन भारत तो उत्सव धर्मी देश है। यहाँ तो हर दूसरे दिन उत्सव है किसी न किसी चीज़ का, लाखों की भीड़ है और बुलाए। अब इसमें रीज़न क्या है, वो बुलाना चाहते हैं। जैसे कवि सम्मेलन, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, हास्य कवि सम्मेलन, उसको भी आप हंसाने का ही माध्यम मानो एक किस्म से, तो वो होता है पूरे देश में होता है, हज़ारों लाखों की भीड़ में होता है। लेकिन ये जो हमारे कॉमेडियंस जो बहुत पॉपुलर हो गए, जिनका नाम आपने लिया अभी, दो चार जो नाम लिए, उनको बुलाएं कैसे मेन स्ट्रीम वाले? क्योंकि ये तो गाली देते हैं, प्रॉब्लम फिर वहीं आ जाती है। अच्छा, ओके। ये इनके पास फुर्सत ही ना हो। हमारे इंडिया के अंदर इतने प्रोग्राम होते हैं, दशहरे वाले दिन पूरे देश में 1000 इवेंट होते हैं। तो आप कह रहे हो कि जो लार्ज स्केल ऑडियंस है उसको ये कॉमेडी चाहिए ही नहीं, उसको ये कॉमेडी नहीं चाहिए, उनको जो चाहिए वो ये दे नहीं पाते। क्योंकि जो एक टियर 1, टियर 2, टियर 3 में बंदा बाहर निकला है, इवन दिल्ली की भी मैं बात करूं, अगर वो अपने बीवी बच्चों को बाहर लेके गया तो वो नहीं चाहेगा ये सब। आप दशहरा मेला पे विद फैमिली लोग सुनने आए हैं, वहाँ जाके बोलो हेलो गाइस यू नो, गाली बक दो, वो कहेगा चलो चलो, वो अपने बच्चों को लेके चला जाएगा। क्योंकि आखिरकार कल्चरल वैल्यूज भी तो कोई चीज़ है। और अगर सपोज करोगे दिवाली मेले में किसी ने प्रोग्राम कराया, ऊपर भगवान की मूर्ति लगी हुई है, नीचे आप गाली दे रहे हो, और इनकी जो ऑडियंस है वो बहुत लिमिटेड है। क्लब्स में है तो कॉर्पोरेट में भी कहीं कॉर्पोरेट में भी हर जगह नहीं बुलाते इनको। कॉर्पोरेट में भी हम जैसे मेन स्ट्रीम वाले ही जाते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स जितने होते हैं हम ही जाते हैं, ये हमें कहीं मिलते नहीं है, आज तक कोई नहीं मिला। इक्का दुक्का कोई मिल जाता तो मैं पहले राम राम कर देता, तो मैंने कहा जी मैं नहीं आ रहा, मैं मना ही कर देता हूँ, मुझे कितना ही नुकसान हो जाए, मुझे पता लग जाए एक भी कॉमेडियन गाली देने वाला है, मैं नहीं करूँगा, चाहे वो कितना ही बड़ा फेम हो, और मुझे देनी नहीं है, क्योंकि हमारा खाली पैशन नहीं है, मिशन भी है। तो अगर ये लोग अच्छे हो जाएं, अच्छी कॉमेडी करें, मैंने बताया ना वहाँ, लेकिन मेन स्ट्रीम में करनी पड़ेगी 1.5 घंटे कॉमेडी, वहाँ 10 मिनट नहीं चलेगी, वहाँ ये वाली शायरी नहीं चलेगी जाके कि ये है कप व्हाट्सअप ये नहीं चलेगी। ये इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी लगेगी आपको, बट वहाँ अच्छी नहीं लगेगी। वहाँ फिर हमें बड़े बड़े शायर वहाँ, इसलिए पता है इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने पहली चीज़ तो पैसे नहीं दिए, मैं अपने घर पे बैठ के स्क्रॉल करते हुए देख रहा हूँ। बट अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, आई एम पुटिंग इन दी एफर्ट, आई एम स्पेंडिंग मनी, मैं वहाँ बैठ के 1.5 घंटा देख रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट भी बेटर करूँगा। नहीं, जो पब्लिक शो होते हैं ना हमारे, मैं आपको बताऊं, जो पब्लिक शो होते हैं उनमें कोई पैसा नहीं लगता। सपोज हास्य कवि सम्मेलन, दिवाली मेले, ये वो जहाँ इवेंट बड़े बड़े, जैसे राजू भाई परफॉर्म करते थे, सैफई महोत्सव, ताज महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, जहाँ हम लोग जाते हैं उनमें पैसा नहीं लगता कोई, पैसा सरकार दे रही होती है, हम परफॉर्म करने जाते हैं। पैसा वहाँ देना पड़ता है जहाँ आप क्लब में जा रहे हो, यानी कि आप पैसा भी दे रहे हो और गालियाँ भी सुन रहे हो। मैं पैसा भी दूंगा, गाली भी सुनूंगा वहाँ जाके, तो वो जाते हैं कुछ लोग तो बेइज्जती करवाने भी जाते हैं, मज़ा आता है, होनी भी चाहिए उनकी।
तो भाई एक बात बताओ, आप पॉलिटिकल जैसे सटायर करते हो तो आपका एक बड़ा फेमस कैरेक्टर जैसे केजरीवाल, तो केजरीवाल का कैरेक्टर आपने सबसे पहले जो आपने कहा था शराब के जब ठेके खोले थे तब से शुरू करा था? नहीं, केजरीवाल जी का मैं स्टैंड अप कॉमेडी, मिमिक्री या प्रोग्रामों में तो मैं कर रहा हूँ बहुत साल, 10 साल से कर रहा हूँ, लेकिन कैरेक्टर में ये मैंने पूरा मफलर बांध के ये मैंने शराबबंदी। कभी आपने किसी पॉलिटिशियन के सामने करा है? बहुत उनकी खुद की मतलब हाँ, जैसे बहुत किया। मुलायम सिंह जी के सामने मुलायम सिंह जी की थी, केजरीवाल के सामने केजरीवाल जी की अच्छा आपने करी है कि राजनाथ जी के सामने राजनाथ जी की है। अच्छा हाँ, ऐसे तो बहुत, मनोज तिवारी के सामने बहुत बहुत लंबी सीरीज है। तो क्या कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है देश में जिसने मेरी वीडियो ना देखी हो, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, बुरा नहीं मानते? कोई नहीं बुरा मानता, सबने देखी है। केजरीवाल ने भी देखी होंगी। मेरे खुद की पोस्ट पे ही लोग हजारों बार तो टैग कर देते हैं, सर जी ये देखो, सर जी ये देखो, सर जी ये देखो। राकेश टिकैत जी की टीम बैठी हुई थी अभी एक प्रोग्राम में दनकौर में, उनके जो प्रवक्ता वगैरह वो खुद डिमांड कर रहे थे राकेश टिकैत की मिमिक्री करो, तो की हमने, कोई दिक्कत नहीं है, देखी जाएगी, किसी को बुरा। केजरीवाल पे आपका क्या टेक है, आप जो उनकी मिमिक्री करते हो? देखो, मुझे एज ए पर्सन किसी से व्यक्तिगत कोई वो नहीं है, आज कोई है कल कोई। मैं जो ना बयानबाजी होती है जो, वो तब मेरा दिमाग ठनकता है। बयानबाजी बयान देते हैं, अच्छा, मतलब जोक से भी बड़ा जोक है। अब वो उनका एक बयान आया था पीछे अभी, भगवंत मान के पास तो फोन करने का भी पैसा नहीं है, इतना गरीब आदमी है वो। बताओ कैसे हजम हो रहा है? केजरीवाल बोल रहे हैं सच्ची में Shit. ऐसे ही बोलते हैं। उसके पास फोन करने का भी पैसा नहीं है, तो बताओ उस पर कॉमेडी ना करूँ तो मैं क्या करूँ? रोऊं इस बात पे बैठ के? एक सीएम के पास पैसा नहीं है। भगवंत मान को हम इतने बचपन से जानते हैं, हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं वो, तो जी बिल्कुल, उनके पास पैसा नहीं है। हमने बुलाया उनको शालीमार बाग में दिल्ली में प्रोग्राम में उनको, और फिर एक अनाउंस वो मिलता है, अलाउंस मिलता है, पैसा मिलता है, एयर फेयर मिलता है, रहने का मिलता है, टेलीफोन का भी पैसा मिलता है। अरे पैसा नहीं है। 3,10,000 रुपए सैलरी है पंजाब के सीएम की, बताइए। और जरूरत नहीं है, भगवंत मान के पास वैसे ही इतना पैसा है। ऑफ कोर्स, मैं जानता हूँ ना, लैंडलॉर्ड। उन्होंने शोज कर की बहुत पैसा कमाया। लाफ्टर चैलेंज के बाद हमारे भी फैक्ट्री के फंक्शन में आए थे वो। लाफ्टर चैलेंज से पहले भी बहुत पैसा कमाया उन्होंने। पंजाब में बहुत सुपरस्टार थे वो, नो डाउट। पंजाबी फिल्मों में वो आदमी सुपर। तो केजरीवाल जी के ऐसे ऐसे बयान आते हैं। अच्छा, इनके लोग ऐसे बयान देते हैं। अभी हमारे एक मंत्री जेल में है, सत्येंद्र जैन जी, तो उनका बयान दो है हैट्रिक चांस है। तो उनकी याददाश्त चली गई, हैट्रिक चांस उनकी याददाश्त चली गई। तो मैंने आइटम बनाया उस पर, नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। मेरे एक मंत्री की याददाश्त चली गई, वो सब कुछ भूल गया, उसको खाली इतना याद है कि मेरी याददाश्त गई है। इसमें कोई मजाक की बात नहीं है, मेरे सामने गई है, मैंने खुद देखा है जाते हुए। ऐसे गई है, ऐसे हरे रंग की थी, मैंने खुद देखा है जाते हुए। अब मेरी मोदी जी से एक ही विनती है कि जल्द से जल्द उसकी याददाश्त को ढूंढ के ले आए। अगर वो सब कुछ भूल गया तो मेरा भी हिसाब किताब भूल जाएगा। तो ये मुद्दे हैं। अब जैसे शराबबंदी, शराब नीति का मुद्दा आया था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे घर के बराबर में हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर के सामने शराब का ठेका खुल गया, तो हमने प्रोटेस्ट किया। तो दुकानदार कहता भाई इसे तो सरकार से बात करो, मैंने तो पैसा लगाया, मैं तो व्यापारी हूँ। हमने कहा बात तो ठीक है। तो मैं क्या करता, मैं तो केजरीवाल जी को पकड़ नहीं सकता, मैं तो कॉमेडी का हथियार है मेरे पास। वो तीर चलाया मैंने, वीडियो बनाया और उसमें केजरीवाल जी का विज्ञापन शुरू हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैंने दिल्ली की गली गली में शराब का ठेका खोल दिया है, लेकिन ये बीजेपी वाले अनसाइंटिफिक हैं, उसका वे नहीं समझते मैं कितना बड़ा फ़ायदा कराया देश का। पहले आदमी को शराब पीनी होती थी, कई कई किलोमीटर दूर जाता था, शराब पी के गिर जाता था, कोई बचाने वाला नहीं मिलता था। आज आपके घर के बराबर खुलवा दिया। अगर कोई शराब पी के गिरता है तो चाचा बुआ कोई ना कोई तो बचा लेगा। आधे देश को अंग्रेजी नहीं आती। अब रिक्शा, गरीब रिक्शा वाला भी अनपढ़ आदमी ठेके पे जाके बोलता है बडवाइजर दे दो, किंगफिशर दे दो, रोयल स्टैग दे दो। इससे शिक्षा नीति का स्तर बढ़ रहा है, ये लोग जानते नहीं है। तो ये मैं ऐसे हथियार बनाता हूँ कॉमेडी। तो जो चीज़ें आपको बेसिकली दिखती है कि केजरीवाल फनी एज टारगेट नहीं है? नहीं, कोई टारगेट नहीं है, मुझे लगता है। बट ऑनेस्ट बात देखो, बात करते हैं, आपको कहीं ना कहीं तो आपके अंदर है कि आपकी लीनिंग टुवर्ड्स एक सर्टन पार्टी है फॉर एग्जांपल, तो कहीं ना कहीं तो वो इमोशन आता ही है ना कि मैं इनको ज़्यादा बैश करूँगा। नहीं, ऐसे मैं चुन के नहीं करता कि इसको करना ही करना है, मैं मुद्दों पे करता हूँ। मेरा जो भी वीडियो आया बिना मतलब पे नहीं आया। नहीं तो आपने किसी बीजेपी वाले के ऊपर, मुद्दे के ऊपर बनाया है? मैंने बनाया। मैं सबसे ज़्यादा मिमिक्री बीजेपी वालों की करता हूँ। अमित शाह जी की मिमिक्री कोई सोच भी नहीं सकता। कोई सोच सकता है अमित शाह के बारे में? कोई नहीं। मैं उनकी मिमिक्री करता हूँ और पूरा 15-15 हज़ार लोगों में करता हूँ, तालियां बजती हैं। राजनाथ जी की करता हूँ, मोदी जी की करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा तो बीजेपी वालों की करता हूँ। और कोई मुद्दा ऐसा जिस दिन मुझे लगेगा कि यार कुछ बहुत बड़ा कुछ झोल हो गया तो उनकी भी करूँगा।
ऐसा भी कहते हैं कि जैसे मैंने जर्नलिस्ट जो है जैसे प्रदीप भंडारी जी हैं, उन्हीं के साथ अपने पॉडकास्ट पे डिस्कशन करी थी जी। हमारी बात ये हो रही थी कि मैंने उनको कहा यार एज अ जर्नलिस्ट क्या आपको दिक्कत नहीं होती कि मैं अगर एज अ ह्यूमन बात करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ मैं सर्टन चैनल के लिए काम करता हूँ एंड आई एम अ जर्नलिस्ट, मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि जब मुझे दिख रहा है कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग, मैं अनबायस्ड कैसे हो सकता हूँ? हाउ कैन आई नॉट बी बायस्ड? कि मतलब मुझे पता है कि मैं अखिल कोठारी हूँ, मैं बीजेपी के साथ अपने सारे चीज़ें जोड़ता हूँ, मुझे पता है ये देश के लिए सही कर रहे हैं, हर चीज़ ये सही कर रहे हैं, कुछ गलतियाँ भी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है फॉर एग्जांपल, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई ये देश का ना इन्होंने कुछ, ये नहीं बोलूँगा कुछ नहीं करा, जो भी करा कम था और आगे कुछ कर ही नहीं सकते, कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो एज अ जर्नलिस्ट कितनी दिक्कत है कि आप टीवी पे आके यही दिखाओ कि मैं तो न्यूट्रल हूँ जी, आप अपने व्यूज़ कैसे सामने नहीं रख सकते? तो ये चीज़ हम सुनते हैं बहुत सारी चीज़ों में कि जो भी आर्ट फॉर्म है, बॉलीवुड हो, सिंगिंग हो, कॉमेडी हो, आपको नैरेटिव्स चूज़ नहीं करने। देखिए जर्नलिस्ट तो ये दिक्कत नहीं होती? क्योंकि मेरे हिसाब से तो बहुत गलत चीज़ है, क्यों ना चूज़ करो आप नैरेटिव? देखो मुझे तो, मैं पत्रकार तो हूँ नहीं, तो पत्रकारों के साथ क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कलाकार हूँ। अच्छा, आधे देश को लगता है कि गोदी मीडिया है। मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं खुद मीडिया में जाता हूँ, इतने शोज़ करता हूँ, मेरा एक शो परमानेंट चल भी रहा है एक बड़े चैनल पर। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, आपको हंसी आएगी सुन के, 90% मीडिया वाले जब माइक लगाते हैं ना यहाँ पे, तो बोलते हैं सर केजरीवाल के बारे में कुछ मत कहना। नहीं, अरे सर मैं बता रहा हूँ, यकीन नहीं आएगा आपको। ये क्या बात कर, यही बात है। किसी ने नहीं बोला आज तक कि मोदी के बारे में कुछ मत बोलना, किसी ने नहीं बोला। मैं आपको बताता हूँ 2019 में इसके पीछे क्या रीज़न है? मैं बताता हूँ 2019 में जब ये इलेक्शन मोदी जी वाला चल रहा था, तो इंडिया टीवी पर एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव होता है, मेगा कॉन्क्लेव। मीडिया में कॉन्क्लेव से बड़ा कुछ नहीं है, जिसमें सामने सारे मंत्री बैठे हैं। वो मैंने होस्ट किया था। मैं पहला कॉमेडियन हूँ जिसने मेगा कॉन्क्लेव होस्ट किया। क्या बात है, इंडिया टीवी। और रजत शर्मा जी ने मुझे 12 घंटे के लिए कि आज होस्ट करेंगे दीपक सैनी, जो बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, ये बोल के उन्होंने मुझे माइक दिया था। क्या बात है। तो मैंने वो जो होस्ट किया, तो उसकी शुरुआत मैंने मोदी जी की मिमिक्री से की थी। अच्छा, कि मोदी जी अगर आते तो कैसे कॉन्क्लेव शुरू करते, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। गडकरी जी सामने बैठे थे, ताली बजा रहे थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मीडिया वाले इधर चैनल इधर लगाते हैं ना माइक, आके बोलते सर केजरीवाल के बारे में मत बोलना। अभी नए साल पे मैंने एक बहुत बड़े नेशनल चैनल पे मिमिक्री का अपना इंटरव्यू दिया था कि ये नेता आते तो कैसे नए साल की शुभकामनाएं देते। उन्होंने कहा सर केजरीवाल पे कुछ बोलूँगा। मैंने कहा ठीक है, नहीं बोलूँगा। तो जब मैं बोलना शुरू हुआ तो मेरे पास कोई स्क्रिप्ट तो होती नहीं, तो मेरे मुँह से निकला, आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ और फ्री में देता हूँ। अब वेरी इंटेलिजेंट। उसको ये भी चुभ गई, कह रही आपने ये क्यों बोला? मैंने कहा यार मैं कॉमेडियन हूँ, तो पंच लाइन्स तो निकलेंगी ना। उसका रीज़न ये है कि एक तो विज्ञापन दिल्ली सरकार बहुत देती है, मीडिया चैनल्स, हर बात का विज्ञापन। हम ये करेंगे, उस बात के कई सौ करोड़ रुपए के विज्ञापन, ये हो गया उसके कई सौ करोड़ के, फिर हमने ये किया था उसके कई सौ करोड़ के। मनीष जेल गया उसके विज्ञापन, जेल से बाहर आएगा जल्दी, जेल के ताले छूटेंगे, मनीष छूटेंगे, इसके विज्ञापन। तो इतने जितने दिल्ली सरकार के विज्ञापन उतने भारत सरकार के नहीं है। आप दिल्ली का चक्कर लगाओ, कितने दिल्ली सरकार चारों तरफ केजरीवाल ही, चारों तरफ बसों के पीछे भी अपनी फोटो लगा दी, गुस्सा चढ़ता है उसकी शक्ल। बल्कि मुझे कई लोगों ने बताया कि बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं जिनकी पूरी की पूरी सैलरी दिल्ली सरकार देती है। मुझे नहीं पता सच है कि झूठ है, बहुत बड़े पत्रकार ने मुझे बताया। कभी भी कोई नेगेटिव खबर उनके खिलाफ नहीं। बताओ, एक मीडिया के सामने केजरीवाल जी कह रहे हैं भगवंत मान के पास फोन करने का पैसा नहीं है, मिस कॉल करता है, और पत्रकार सवाल नहीं पूछते उससे कि तू क्या पागलपंती कर रहा है भैया, कैसे नहीं हो सकता, बताओ ये क्या बात है ये। तो मैं तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद ही देना चाहूँगा श्वेता सिंह जी को, जिन्होंने मेरा शो आता है GNT पे, कहने भी दो यारों, जी वो बनाया। उस पे आप सटायरिकल मिमिक्री करता हूँ, जिसमें अमित शाह जी तक की भी मैं हर हफ्ते करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी बोलने की आज़ादी अब है, मुझे लगता है आपसे पहले नहीं थी। 2013 में वो लड़का था त्रिवेदी, दाढ़ी रखता था बहुत, जिसने कार्टून बनाया था सोनिया गांधी जी का, अच्छा, मुंबई में, आपको याद होगा, उसको जेल हो गई थी। अच्छा, वो बिग बॉस में भी आया था, बाद में बिग बॉस में आया था, लंबे बाल वाला। तो एक कार्टून बनाने पे पहले ये डाल देते थे। आज तो मोदी को तो चोर है, चौकीदार है, भक्त है, अंधभक्त है, क्या क्या नहीं बोला। तो आपको लगता है आज के टाइम पे फ्रीडम ऑफ स्पीच 2014 के पहले से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है।
बट फ्रीडम ऑफ स्पीच भी एक बाउंड्री के तहत ही रहनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। आप एक आर्टिस्ट है, मैं आपसे पूछता हूँ, चाहे आपकी कोई भी आइडियोलॉजी हो, लेफ्ट सेंटर राइट, कुछ भी आपके बिलीफ्स हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक आर्टिस्ट के लिए हमेशा सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। क्या आपको लगता है, क्योंकि ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि कर्टेल हो रहा है जी, कर्टेल हो रहा है, कर्टेल हो रहा है, कर्टेल हो रहा है, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं एक्चुअली हो रहा है, या एक स्पेसिफिक साइड को कर्टेल नहीं करा जा रहा और दूसरे को करा जा रहा है, या कोई इसमें हिपोक्रेसी है? नहीं, मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी। इवन जैसे मैंने दिल्ली में बताया, एक दिल्ली में एक प्रोग्राम होता है लाल किला पे 26 जनवरी से पहले होता है गणतंत्र दिवस कवि सम्मेलन। ओके। देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है लाल किले पे, दिल्ली सरकार कराती है। कांग्रेस के ज़माने में बहुत से कवि ऐसे थे जो आके सीधा मनमोहन सिंह जी पे बमबारी कर देते थे, लेकिन उनको बुलाया जाता था। और सामने शीला दीक्षित भी बैठ के हंसती थी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बैठ के हंसते थे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अटल जी के ज़माने में वो कवि सम्मेलन होता था और विमान अपहरण हो, संसद पे हमला हो, सारे कवि अटल जी को खूब धोते थे, लेकिन उनको बुलाया जाता था। अब मैं अकेला पूरे देश में जो केजरीवाल पे कॉमेडी करता हूँ, मुझे वहाँ नहीं बुलाया जाता है। वाह। और मेरे पास कई बार कॉल आने के बाद कि सर वो सीएम साहब कह रहे हैं आपका, मैंने कहा भाई मुझे आना ही नहीं अब तुम्हारे यहाँ, जब कभी सीएम साहब नहीं रहेंगे तब आएंगे, अब नहीं आएंगे, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, मेरी बहुत उम्र है भगवान के दया। तो ये भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटने के बिल्कुल बिल्कुल, यानी आपकी मिमिक्री नहीं हो सकती, जबकि आपने खुद एक कॉमेडियन को सीएम बनाया हुआ है, तब आपको कॉमेडियन की रिस्पेक्ट नहीं है। तो एज अ सोसाइटी, ये तो चलो हो गया पॉलिटिकल, एज अ सोसाइटी भी आपको लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू? मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप आर्टिस्ट हो, मैं तब भी आपसे पूछ रहा हूँ। मैं कहीं बाहर गया, मैंने 4 चीज़ें बोल दी फॉर मोदी, पॉलिटिकली बीच में बात आएगी। मैंने 4 चीज़ें बोल दी फॉर मोदी कि भाई मैं तो आई लाइक हिम, ही इज़ डूइंग गुड, ही इज़ गुड फॉर द कंट्री। तो मेरे को आगे से जवाब आएगा अंधभक्त। अब मेरा भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना कि मैं कुछ भी बोलूं, बिल्कुल बोल सकते। तो आपका भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो अगर हर चीज़ में अंधभक्त अंधभक्त अंधभक्ति बोलते जाना है, तो फिर कहाँ से आप मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्पेक्ट कर रहे हो? मैं वही तो कह रहा हूँ कि मोदी जी को तो इतनी गालियाँ लोगों ने दी है, इतना सुना है। मोदी के जो सपोर्टर है वो कितना सुन रहे हैं, रोज गालियाँ सुनते हैं, अंधभक्त, ये वो, पता नहीं क्या क्या लोग बोल देते हैं। और लोग इतने बेवकूफ़ हैं हमारे देश में। जैसे मैं कोई वीडियो बना दिया मैंने केजरीवाल जी पे, तो नीचे क्या लिखते हैं, भाई सत्ता से सवाल करो अगर हिम्मत है तो। मैं कहता हूँ अभी अनपढ़ आदमी, सत्ता ही है दिल्ली में केजरीवाल, विपक्ष तो हम है। विपक्ष तो हम है, सही तो लोगों को पता ही नहीं है, कुछ भी बोलते हैं लोग। और सोसाइटी तो बहुत ख़राब है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे देश में, बहुत अच्छे वही हैं जो दिशा दिखाएंगे। देखना आप, ये सोशल मीडिया वाले आर्टिस्ट जो बने हुए हैं, जो गालियाँ देने वाले हैं, या तो ये सुधरेंगे या लोग इनको सुधारेंगे, और इनको सुधारेंगे, देखना आप। और हमारे यहाँ क्या, मैंने बताया ना, इकोसिस्टम है। जैसे एक कॉमेडियन था, मैं नाम भी क्यों लूँ उसका, हिंदू देवी देवताओं पे गालियाँ दे के बहुत फेमस हो गया। तो जब उसका दरकिनार कर दिया गया, उसको पूरी फील्ड से, पूरे समाज से, तो वामपंथी गैंग ने उसका एक शो बनाया टीवी पे, उसकी इमेज को बढ़ाने के लिए। हमारे लिए कोई नहीं बनाएगा। आप किसकी बात करें, मुझे जानना। मैं नाम ही नहीं लूँगा। एक कोई था, कोई मुस्लिम मुनव्वर फारूकी। हाँ। अच्छा। उसने गालियाँ दी राम सीता को, बिल्कुल सरेआम गालियाँ दी, बिल्कुल। और वो घूम रहा है सरेआम देश के अंदर। तो उसका शो बनाया गया। मैं तो इस फील्ड से, मुझे पता है, वामपंथी ने उसका शो बनाया, उसको विनर बनाया। कमाल चीज़ बताऊं, इटली का टिकट मिला 20 लाख रुपए। कमाल चीज़ बताऊं, उसने गाली दे दी हमारे देवी देवताओं को। अब सोचो ये दूसरी तरफ से होता, गला ही कट जाता। अभी तो गला ही कट जाता। नूपुर शर्मा ने बात बोली, मैं कहता हूँ उसने हर्ट करे सेंटिमेंट्स, ठीक है, मैं मान गया एक बार के लिए। उसने वही बात बोली जो लिखी हुई है, उसने वही बात बोली जो हुई हुई है। तो उसके अगेंस्ट तो आपने इतना कुछ धड़ेला कर दिया कि भाई मार ही देंगे उसको, सिक्योरिटी लेके घूमना पड़ रहा है बेचारी को। और दूसरी तरफ खुले में गाली दी जाए, जोक मारा जाए, चाहे हमारा भगवान हो, चाहे हमारा कल्चर हो, चाहे कुछ भी हो, और उसको आप प्रेडेस्टल पे चढ़ा देते हो। जी बिल्कुल। कितनी हिपोक्रेसी है, बताओ। बहुत। मैं बता रहा हूँ ना, उसको साइड लाइन कर दिया था, उसके शोज होने बंद हो गए थे, लेकिन वामपंथी गैंग ने उसके लिए शो बनाया, OTT पे शो बना के उसको विनर भी बनवाया। उसके अंदर उसको पैसे दिए, उसको इटली का टिकट दिया कि जा बेटा मौज कर। ये वामपंथी गैंग, मैंने कहा ना, ये पूरा जो इकोसिस्टम है उनको सपोर्ट करता है कॉमेडियंस को, हमें नहीं करता कोई। हमें तो खुद ही गड्ढा खोदना है, खुद ही पानी पीना है। हमारे सपोर्ट में ना कभी कोई आया है, ना कभी कोई आएगा, ये मैं जानता हूँ। और हम सपोर्ट मांगने वाले भी नहीं है किसी से।
क्योंकि आपका अलग मिशन है, जैसे आपने कहा अलग विजन है, अलग पैसा ही कमाना हो तो मैं भी गालियाँ देनी शुरू कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, तो गालियाँ भी इनसे अच्छी दे लूँगा मैं अगर देने पे आ गए तो। लेकिन हम क्यों दें, हमें जो काम करना है वो करना है। किसी भी कलाकार का धर्म है, देख के अपने, जैसे सचिन तेंदुलकर था, सचिन खाली क्रिकेट नहीं खेलता था, वो जहाँ भी जाता रहा एज ए इंडियन जाता रहा। तो उसने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे देश को, समाज को या पूरी एक उनकी खेल जगत को किसी भी तरह से हर्ट हो। और ऐसा भी होता है आपके साथ, जैसे कहा जाता है कि क्या वर्ड यूज़ होता है मैं भूल गया, आर्टिस्ट ब्लॉक, ऐसी चीज़ एक होती है कि बीच में चलते चलते सब से लिख रहे हो, 2 महीने कुछ आ ही नहीं रहा। ऐसा तो बहुत होता है, बहुत होता है। अभी मैं योगी जी की मिमिक्री करने की सोच रहा हूँ, 1 साल से नहीं हो रही। यहाँ तक अटकी हुई है, यानी कि लगभग 90% हो रही है। ये सतीश भी कहता है अच्छी हो रही है, लेकिन मुझे जब तक मेरा टच नहीं आएगा, जब तक मैं अच्छी नहीं मानता। वो नहीं हो रही तो नहीं हो रही। राजनाथ जी की मिमिक्री मैंने की थी, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी दिलाई टीवी चैनल्स पे, 6 साल तक नहीं हुई। उसके बाद हुई ही नहीं, मतलब मुझसे की नहीं गई। मैं सोचा यार करना है, नहीं हुई। जब निकली तो एकदम से निकल गई। तो कुछ भी नहीं, कई बार 3 पंक्तियां बन गई, 1 पंक्ति पे यार ये आ नहीं रहा, यहाँ पे एक शब्द नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो क्या जब आएगा तो एकदम मैं रख देता हूँ साइड में। अच्छा, जब आएगा तो एकदम से आता है खटैक। ये क्रिएटिविटी, जैसे मैंने बताया कि राकेश टिकैत की मिमिक्री मुझसे 1 साल पहले हो गई थी। जब किसान आंदोलन हुआ 2-3 दिन के बाद ही मुझसे उनकी मिमिक्री हो गई थी, बहुत शानदार। आपको लगेगा कि राकेश टिकैत ही बोल रहे हैं, लेकिन बनाए क्या, कंटेंट क्या बनाए, तलवार की धार पे इसको भी बुरा ना लगे, इसको भी। तो आपको यकीन नहीं आएगा, मेरा सबसे अभी तक का हिस्टोरिकल आइटम, जो कि मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े हमारे कॉमेडियन सुनील पाल जी ने भी इसको शेयर किया था, सब ने ये बोला मिमिक्री में, नॉन मिमिक्री का मतलब क्या था कि बॉलीवुड की मिमिक्री जी, मैंने नॉन बॉलीवुड मिमिक्री की है। आपने करी पॉलिटिशियंस की, पॉलिटिशियंस किया, जो आदमी बहुत पॉपुलर हो गया उसकी की। तो वो मिमिक्री में मुझे लगता है दूसरा आइटम मैं दोबारा बनाना चाहूँगा, मैं भी नहीं बना पाऊंगा। तो मैंने नहाते नहाते मैंने कहा यार क्या करना है यार, क्या बनाना है यार, क्या करें। नहाते नहाते वो आइटम बन गया, आंदोलन होगा, एकदम से मेरे मुंह से निकला और बन गया। तो कुछ भी, ये माँ सरस्वती की देन है। ब्लूटूथ हमारा ऑन होता है, पता नहीं कब क्या चीज़ डाउनलोड हो जाए, और वो क्या दे दे जो दुनिया में किसी के पास है ही नहीं, कुछ नहीं पता, किसी को भी दे सकते। साधना है, साधना हम लोग कर रहे हैं। ये पता है, बहुत मेरा एक और कशिश आनंद इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, वो भी बड़ी फनी स्क्रिप्ट्स लिखता है, रैंडम एकदम। उसको भी मैंने पूछा भाई तू ये चीज़ें लाता कहाँ से, कहते मुझे भी नहीं पता, आ जाती है, बस दिमाग में आती है। और वो बल्कि मेरी हर हफ्ते लड़ाई होती है। हमारा शो चलता है ना कहने भी तो यार हो, तो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं अनुराग जी, हमने ग्रुप बनाया हुआ है, तो मेरे साथ एक को आर्टिस्ट भी हैं। कभी वो इमरान खान बन गए, मैं बन गया अमित शाह। तो वो क्या करते हैं, वो स्क्रिप्ट लिख के देते हैं, आज इस टॉपिक पे होगा। तो वो बंदा क्या करता है, अमित मिश्रा जी जो है हमारे, वो तुरंत उनको रिप्लाई कर देते हैं, कुछ भी लिख के भेज देते हैं, ये लो जी मैंने भेज दिया। अब इधर हमारे डायरेक्टर साहब, भाई तुम अपना भी टेक भेजो, अपना भी 7 महीने हो गए, मैं हर बार यही कहता हूँ सर बाहर हूँ, मैं रात को भेजता हूँ। मैंने आज तक कभी टेक भेजा नहीं। इस बार मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर मेरे से टेक वेक ऐसे लिखा ही नहीं जाता। मैं आखिरी टाइम तक सोचता हूँ पता नहीं मुँह से क्या निकलेगा। अगर हमने लिख दिया तो उसका मतलब हम उसमें बाउंड है, बंद है, उसके बियॉन्ड कॉन्वर्सेशन जा ही नहीं सकते। तो मुझसे लिखा ही नहीं जाता, मैं एकदम से जो हो गया वो। जैसे आप मुझसे कुछ पूछोगे और मैं किसी कैरेक्टर में, तो वो मैं नहीं बोलूँगा, फिर वो कैरेक्टर बोलेगा। अब मुझे कहते हैं आपने मुझे डांट दिया, मैंने नहीं डांटा, अमित शाह बना हुआ था, अमित शाह ने डांटा है तुझे। बट आप अभी थिएटर वगैरह अब ज़्यादा नहीं, पहले जैसे करते नहीं थिएटर वगैरह? नहीं, थिएटर मैंने कभी नहीं किया, थिएटर नहीं किया मैंने कभी। इसको एंड करेंगे पॉडकास्ट को, उससे पहले आप 1-2 मिमिक्री भी ज़रूर सुनाएं, बिकॉज जो देखने वाले हैं वो चीज़ ज़रूर देखने आएंगे जी आपकी। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? बहुत सारे मिमिक्री है। केजरीवाल की तो एक केजरीवाल जी सुना था मैंने, मेरे सपने में आया केजरीवाल जी, मैंने उनको पकड़ा, मैंने कहा भाई साहब आपने दिल्ली में 500 नए स्कूल बना दिए, आप कहते हो मुझे दिखाओ, मैं दिल्ली में पैदा हुआ पला बड़ा, मुझे नेता वही होता है जो अपने हर काम को साबित कर दे। उन्होंने किया। मैंने कहा भाई साहब स्कूल दिखाओ 500, एक बिल्डिंग के सामने ले गए, एक स्कूल तो ये है। मैंने कहा जी एक हो गया, इसमें सुबह लड़कियाँ आती हैं, शाम को लड़के आते हैं, 2 ये हो गए। मैंने कहा 2 हो गए, 500 बताओ सर। आप किसी भी बच्चे से पूछो कि कहाँ जा रहा है, कोई नहीं कहता कि मैं क्लास में जा रहा हूँ, क्या बोलता है स्कूल में जा रहा हूँ। यानी एक क्लास के अंदर 50 स्कूल बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे 20 कमरे हैं। अच्छा, मुझे भगवंत मान ने बताया कि मैंने स्कूल के सामने शराब का ठेका खोल दिया है। भगवंत मान ने बताया कि एक अच्छा पैग लगा लो तो एक स्कूल के 2 दिखाई देने लगते हैं। तो 2 तो आपको ये वाले भी मानने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे 500 बना रखे, कहो तो 1000 बना के दिखा दूंगा। तो केजरीवाल जी, बहुत लोग, लालू यादव, एक बार लालू जी भाषण दे रहे थे, सामने आप जैसे इंटेलिजेंट लोग थे, बच्चे बैठे होते स्टूडेंट, लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़के ने एक लाइन में लालू जी को निपटा, लालू जी जैसे आए
नरेंद्र मोदी भाइयों बहनों अच्छा दिन, कब अच्छा दिन आएगा है नरेंद्र मोदी, कब अच्छा दिन आएगा। नीचे से एक लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का डिप्टी सीएम बन गया और कितने अच्छे दिन। और नवजोत सिंह सिद्धू, आपने सिद्धू जी का भाई, मैं लाफ्टर 3 में था, वो सामने बैठते थे, हमको माइक ले जाकर रखना, आपने उनका भाषण सुना ही है जी। एक बार वो बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। अच्छा, क्या एक नया लड़का आया, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो मैं तो माइक टेस्ट करने आया। अच्छा, बहुत बढ़िया यार। कुछ नेता ऐसे हुए जिनका भाषण समझ में नहीं आता। एक तो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी थे, उनका समझ में नहीं आता, उन्होंने बहुत बुलाया हमें, सैफई में भी बहुत प्रोग्राम किए हमने। एक शरद पवार जी हैं महाराष्ट्र के, उनका भी समझ में नहीं आता। एक और है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को हमारे राजस्थान में की ना हमने, तो हमारी बात की भी, एक तो होते राहुल जी आए हमारे राजस्थान ने, जो सोनिया जी से बात की भाई ये बात जो याद तक है जो, तो हमने उनके लिए बनाया कि भाई हम तो कहे भाजपा राजस्थान के नहीं करो, तो उन्होंने कहा जी हमने कहा प्रियंका जी आएंगे राजस्थान ने, तो बोले जीतते पड़े जी, हम तो बोले जी हम। क्या बात है यार, टू गुड। राजनाथ सिंह जी मेरे बहुत पसंदीदा अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो हमारी सरकार ने पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। डंके की चोट पर मैं कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों, उनसे कभी कोई बात नहीं होगी, बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर अब कोई बात नहीं होगी। स्टाइल। एक आवाज़ है जो पूरे देश में उनकी मिमिक्री कोई नहीं कर रहा, कर भी रहा होगा तो कर नहीं पा रहा होगा, अमित शाह जी की आवाज़। जी जी, मेरे बहुत फेवरेट नेता है वो। देखिए ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। अगर यहां होती अमित शाह जी, देखिए ये अखिल कोठारी का पॉडकास्ट है, जितने भी देखने वाले हैं भाई उनको इतना ही कहना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं उनको ताली ही बजानी है, और जो भी ताली नहीं बजाएगा उसको हम देखेंगे। क्या बात है, मजा आ गया यार। मोदी जी हैं, और लेकिन एक आवाज है मोदी जी से पहले उनकी, अगर उनका जिक्र जैसे होता ना पूर्ण आहुति होती है किसी यज्ञ में तो यज्ञ संपन्न होता है जी, उनकी मिमिक्री ना करो तो वो मिमिक्री संपन्न नहीं होगी। अच्छा, हमारे बड़े भाई श्री राहुल गांधी जी अरे लेजेंड। हंसना नहीं है आपको, मेरे कॉमेडी में मेरे सीनियर है वो। तो राहुल जी, देखिए भैया ये जो अखिल है ये अखिल भारतीय है, ये जो पॉडकास्ट है ये क्या होता है ये गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा, मैं बताता हूं भैया। हाउ इज इट पॉसिबल, ये अखिल है, ये कैमरा है और ये मैं हूं, हम लोग करते हैं तो होता है भैया, सिंपल, खत्म, टाटा बाय बाय, अब आएगा मजा भैया। क्या बहुत नेता है हमारे दोस्त, मजे आ गए। हमारे दोस्त दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी जी, अरे बाबा जानते हैं आप लोग, ये जो पॉडकास्ट होता है ना यही असली कास्ट होता है, बाकी सब कास्ट तो बेकार होता है। कास्ट में कुछ नहीं रखा है, कुछ रखा है तो पॉडकास्ट में रखा है। और हम तो इतना ही कहते हैं कि जो भी हमारी बात पर ताली नहीं बजाता है छठी मैया पाप देती है। बहुत सारे नेता है, बाबा रामदेव, ऐसे बहुत सारी सीरीज है, आपका समय भी ज़्यादा हो जाएगा। जी, जी, जी। पूरी सीरीज सुनाऊंगा तो बाबा रामदेव भी करा ये करा ये करा ऐसे करा बड़े घिसे बाल लंबे से खड़े से खड़े करा। अचानक बाबा आंख फटकने लगी, किसने बाबा आपकी आंख में नीचे बैठ जा, कपाल भाती कर रही है। करा करा ये करा ये करा। एक बिल्कुल ताज़ा मिमिक्री आपको सुनाता हूँ आपके पॉडकास्ट पे, अभी तक मैंने कहीं इसको वैसे नहीं सुनाया, अपना एक वीडियो बना के जरूर डाला था, बाबा भागेश्वर वाले, बिल्कुल ताज़ा। इस समय बाबा बहुत वायरल चल रहे हैं, तो मैंने देखा बाबा कथा कर रहे हैं, बाबा सबके पर्चे बना के रख देते हैं पहले, तो केजरीवाल जी फंस गए उनके दरबार में।
और उन्होंने केजरीवाल का पर्चा बनाया, सुनना बहुत आनंद आया। जी जी जी। जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है, वो आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। सामने बाबा नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम हूँ। हाँ, वो कैसे आए? बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रखा सारा, पहले बताओ क्या सवाल मन में लेकर के आए हो? बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम हूँ, एलजी मेरी बात नहीं मानता, नरेंद्र मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देते, मुझे देश का पीएम बनना। बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रखा हो, पहले देखो। बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे नंबर 1, मुसलमानों की चमचागिरी करेंगे, इमामों को सैलरी देंगे, परंतु हिंदू पुजारियों को मंदिर में सैलरी नहीं देंगे। तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा तुम्हारी। बाबा जी मुझे पीएम बनना है। सबसे पहले दिल्ली विधानसभा के अंदर हिंदू राष्ट्र की मांग करो और एक मंत्र बाबा लिख के दे रहे हैं, इसका जाप करो भारतीय पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। अंत में मोदी जी। जी जी जी। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के दिल में एक पॉडकास्ट चलता है, अखिल कोठारी का पॉडकास्ट। सीन क्या है? तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से उनका बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इतना ही कहना चाहता हूँ, ऐसे पॉडकास्ट बनाते रहिए, धूमधाम से बनाते रहिए और कलाकारों को बुलाते रहिए। क्या बहुत बात, बहुत धन्यवाद। क्या बात है, मज़ा आ गया भाई, सच्ची में मज़ा आ गया। मैं इतना नहीं हंसा कभी भी आपकी बातें, मज़ा आ गया। थैंक यू। ये भी कमाल टैलेंट है रियली। और इसके साथ हम पॉडकास्ट को भी एंड करते हैं। बड़ी अच्छी कॉन्वर्जेशन हुई आपके साथ, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, व्यूज़ आपके पता लगे सर्टेन चीज़ों को लेके। सो थैंक यू सो मच। आई होप लोग जो देखें उनको भी पसंद आए। और ये लास्ट पार्ट तो आई एम श्योर इससे तो मैं बढ़िया बढ़िया रील्स निकाल के आपके साथ डालूंगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।